लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड में जिनकी स्टडी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है उसमें हिंदी मीडियम विद्यार्थी आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जिसके माध्यम से वह अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन यहाँ पर कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका सीधा बेनिफिट आरबीएससी क्लास 12 हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को होगा। देखिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस लाइफ के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। तो कोई भी गोल अचीव करने के 3 मूल मंत्र होते हैं। 3 मूल मंत्र कौन से वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको जो करना होता है वो होता है अपने लाइफ में एक गोल सेट कर देना। हो सकता है अभी के लिए आपका छोटा सा गोल ये वाला हो सकता है, क्लास 12 में बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। ओके, तो अपन ने सबसे पहले क्या काम किया, अपनी लाइफ में एक गोल सेट किया। अभी के लिए छोटा सा गोल है कि 12th क्लास में बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है किसी भी हालत में। तो ये पहला काम अपना क्या हुआ, गोल सेट किया अपन ने। दूसरा क्या काम करना है, अब इस गोल को कैसे अपन अचीव कर सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग बनानी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो दूसरा काम क्या करेंगे, अपन इस पे एक प्लान तैयार करेंगे जिसके द्वारा अपन अपने गोल को अचीव कर सके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि प्लानिंग पर वर्क करना। जो प्लानिंग अपन ने अभी बनाई है उसका साल भर उस पर काम करना। अगर ये तीनों काम अच्छी तरीके से हो गए तो मान लीजिए आपके लाइफ में आपने अपना गोल अचीव कर दिया। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो प्लानिंग का पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इस पे वीडियो अपलोड की जाएगी वो सारी की सारी वर्क पर काम करेगी, यानी जो प्लानिंग अपन बना रहे हैं आज उसी पर काम करेगी ये सारी अगली वीडियो। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में अपन काम करेंगे। सबसे पहला गोल, तो अपन ने अपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर एक गोल सेट कर दिया है, क्या, बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। दूसरा काम क्या करें, प्लान। क्या प्लान बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आज सारा अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितनी भी वीडियो अपलोड होगी वो उस प्लान का पार्ट होगा या उस प्लान पर काम होगा। ओके, चलिए बात स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी की। तो अपन देखते हैं कि जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। 2 शब्द कौन से, जीव और दूसरा विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। तो इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे, जीवों का। तो जीवों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जीवों के अंतर्गत आते हैं एक तो पादप और दूसरे जंतु। इसीलिए जीव विज्ञान को आगे 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। 2 ब्रांच कौन सी, पादप विज्ञान और दूसरी जंतु विज्ञान। शब्द से ही आपको इसकी डेफिनेशन का अंदाजा हो गया होगा। यानी पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान कहलाती है। जबकि दूसरी ब्रांच जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती। चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान आरबीएससी क्लास 12 की बुक की। इस बुक के अंदर टोटल चैप्टर हैं कितने, 42 चैप्टर हैं। इन 42 चैप्टर्स को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इन 10 यूनिट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 5 यूनिट बॉटनी की और 5 यूनिट जूलॉजी की आती हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जो पेपर होता है वो कितने का होता है, 56 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है। इन 56 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 28 मार्क्स बॉटनी के और दूसरे 28 मार्क्स होते हैं वो जूलॉजी के। यानी बॉटनी और जूलॉजी को इक्वली वेटेज दिया गया है। तो इन दोनों को अपन इक्वली फोकस करके पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
पादप विज्ञान या बॉटनी की जो 5 यूनिट हैं, इनको देखते हैं कि इसके अंदर आखिर अपन पढ़ेंगे क्या। फिर बात करेंगे जंतु विज्ञान या जूलॉजी की इसकी 5 यूनिट को, कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ये बात करते हैं पादप विज्ञान या बॉटनी की। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पादप विज्ञान या बॉटनी क्या होती हैं। अभी अपन केवल इतना पढ़ेंगे कि पादप विज्ञान या बॉटनी में कौन कौन सी यूनिट आती हैं तथा इस यूनिट में अपन आगे क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली जो यूनिट आती है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो इस यूनिट में अपन ये पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं, ये किस प्रकार अन्य पादपों से भिन्न होते हैं, आखिर इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण इन्हें आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि आवर्तबीजी पादपों में किन किन प्रक्रियाओं द्वारा जनन संभव होता है और इन प्रक्रियाओं में कौन सी जनन की प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ होती है तथा क्यों। तो समझ गए, इस यूनिट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट है वो है पादप कार्यकी फर्स्ट या प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो पादप होते हैं उनका जल के साथ क्या संबंध होता है, आखिर जो पानी अपन भूमि पर देते हैं क्या वह पानी पादपों के विभिन्न भागों तक या ऊपरी भागों तक पहुंच पाता है, अगर पहुंच पाता है तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा इसको ऊपर तक पहुंचाया जाता है। ये हो गया प्लांट एंड वाटर रिलेशन। उसके बाद क्या पत्तियों तक पानी पहुंचता है, इस पत्तियों में जो पानी का संग्रह होता है क्या वो वाष्प के रूप में उड़ता है, अगर उड़ता है तो वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा उड़ता है और इस प्रक्रिया में कौन कौन से पादप भाग और कौन से वातावरणीय भाग भाग लेते हैं, ये सारा का सारा पढ़ेंगे अपन। उसके अलावा देखेंगे क्या पादपों में खनिज की उपयोगिता होती है, अगर पादपों में खनिज की उपयोगिता होती है तो क्या सभी खनिज की मात्रा इक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है तो क्या अलग अलग होती है, तो अलग अलग कितनी होती है और उनकी कमी से क्या हो सकता है और उनकी अधिकता से क्या हो सकता है और उनका कार्य क्या होता है, ये सारा भी अपन किसमें पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में। पहला तो प्लांट वाटर रिलेशन, दूसरा वाष्पोत्सर्जन क्योंकि पानी पत्तियों के द्वारा पानी के उड़ने की प्रक्रिया उसे वाष्पोत्सर्जन ही कहते हैं। तीसरा खनिज का पादपों के साथ संबंध, ओके। उसके अलावा पढ़ेंगे क्या पादपों में भी एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम किस प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं और किस प्रकार संपन्न करते हैं, तो एंजाइम भी होगा। तो इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन, वाष्पोत्सर्जन, पादपों का खनिज के साथ संबंध तथा एक और कौन सा, एंजाइम तथा पादपों के मध्य संबंध। ये सारा का सारा आएगा किसमें, सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। पादप विज्ञान की तीसरी यूनिट जिसका नाम है पादप कार्यकी सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड। इसके अंदर अपन टोटल 4 चैप्टर देखेंगे। सबसे पहला आता है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादपों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। एक्चुअली होता क्या है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है, लेकिन पादपों में चलन की गति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, इसीलिए वह अपने शरीर में एक स्थान पर ही भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार भोजन का निर्माण होता है और किस फॉर्म में भोजन का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें ऊर्जा क्या उपयोग होगा या ऊर्जा का निर्माण होगा, वो सारा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसका सेकंड चैप्टर आता है पादपों में श्वसन प्रक्रिया। क्या पादपों में भी मनुष्य की भांति श्वसन प्रक्रिया होती है, उसमें कौन कौन से गैसों का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा इसमें ऊर्जा की खपत होगी या ऊर्जा का निर्माण होगा, अगर होगा तो कितनी ऊर्जा का निर्माण होगा, वो सारी प्रक्रिया का अध्ययन अपन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तीसरा आता है वो आता है नाइट्रोजनी चक्र। वातावरण में नाइट्रोजन किस फॉर्म में उपस्थित होती है, उस नाइट्रोजन का उपयोग किस प्रकार विभिन्न जीवों के द्वारा किया जाता है,
और उसके बाद ये वातावरण में कैसे मिल जाती हैं। इस संपूर्ण चक्र को नाइट्रोजनी चक्र कहा जाता है। इसको अपन डिटेल में नाइट्रोजनी चक्र चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर होता है पादपों के नियामक। नियामक क्या होता है? पादपों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं और पादपों के लिए अवरोधक का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से नियामक दो प्रकार के होते हैं, अवरोधक भी हो सकते हैं और प्रमोटर भी हो सकते हैं, यानी वृद्धि करवाने वाले भी हो सकते हैं। तो इन सभी जितने भी नियामक होंगे उन सभी नियामकों का अध्ययन अपन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तीसरी यूनिट में यानी प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड में अपन ने कितने चैप्टर देखे? 4। पहला कौन सा? प्रकाश संश्लेषण, दूसरा पादपों में श्वसन, तीसरा कौन सा था? नाइट्रोजनी चक्र, और चौथा अपना पादपों में नियामक। इसके बाद अपन आते हैं बॉटनी की चौथी यूनिट पर। चौथी यूनिट का नाम है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए अपने दिमाग में बस एक एग्जाम्पल सेट कर लो। कौन सा एग्जाम्पल? मान लीजिए एक गाय है, इस गाय के द्वारा 10 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। अब एक दूसरी गाय है, उसके द्वारा केवल 2 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता है। क्या इस गाय की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ाया जा सकता है तो किस प्रक्रिया द्वारा इसमें दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं? तो जिस विधि द्वारा इसके दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाता है वह प्रक्रिया पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। किस प्रकार बढ़ाएंगे और कौन से प्रोसेस के द्वारा बढ़ाएंगे, ये सारा का सारा अपन पढ़ेंगे किसमें? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट बॉटनी की 5वीं यूनिट आती है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम है तो आपको पता चल गया होगा, इसमें बहुत सारे पादपों की बात की जाएगी, उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होते हैं और उनसे अपन को क्या फायदा मिलता है। जैसे कि पादपों से अपन को सब्जियां, फल, पुष्प यानी फ्लावर, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण भी इनके द्वारा ही किया जाता है। तो वो सारा का सारा अपन इस यूनिट के अंतर्गत देखें। इस प्रकार ये कंप्लीट बॉटनी हो गई है क्लास 12 आरबीएससी की, जिसको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी की। जंतु विज्ञान या जूलॉजी क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी अपन देखेंगे कि जूलॉजी के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है और आगे अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 5 यूनिट आती है, पहले मैं बता चुका हूँ। पहली यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट या मानव कार्य की फर्स्ट। मानव कार्य की फर्स्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्रों की बात करेंगे जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर पहला तंत्र अपन देखते हैं अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र की बात की जाए तो अध्यावरण से तात्पर्य होता है जो सबसे बाहरी परत होती है उससे। मनुष्य के अंदर जो सबसे बाहरी परत होती है उसे त्वचा या स्किन कहा जाता है। अब स्किन का कार्य क्या होता है? स्किन विभिन्न रोगाणुओं को अपने शरीर में जाने से रोकती है। इसके अलावा फीलिंग सेंटर, मस्तिष्क में जो फीलिंग यानी किसी ने अपने हाथ को छुआ या फिर अपने शरीर के किसी भी भाग को छुआ तो सबसे पहले उसकी संवेदना को ग्रहण करने का कार्य भी त्वचा के द्वारा किया जाता है। इस सूचनाओं को आगे वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो त्वचा का निर्माण किन घटकों के द्वारा होता है और इसके जो कार्य है वो अपन सारे डिटेल में पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत। दूसरा चैप्टर इसके अंदर आता है मानव का पाचन तंत्र, यानी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा कहाँ से आती है? जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसी के माध्यम से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो अपन भोजन ग्रहण किया है वो सारा का सारा अपने शरीर में एकत्रित नहीं रहता है। जो पोषक तत्व अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन पोषक तत्वों को रक्त तक पहुंचा दिया जाता है। जो अनावश्यक भाग होता है
उस अनावश्यक भाग को अपन मल या मूत्र के द्वारा त्याग देते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पहला तो क्या हुआ, फील किया, दूसरा पाचन किया या भोजन ग्रहण किया, तीसरा विभिन्न अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद चौथा आता है, मैंने एक पॉइंट बोला अभी इसके अंदर कि जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उन आवश्यक पदार्थों को कहाँ छोड़ दिया जाता है, रक्त के पास। तो रक्त के माध्यम से ही विभिन्न पोषक तत्व अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। इन विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम जिसके द्वारा किया जाता है वो होता है हार्ट या हृदय। तो इस पूरे हृदय वाले सिस्टम को जिसके अंतर्गत रक्त आता है परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपने पास आता है मनुष्य में भी श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। श्वसन के अंतर्गत कौन सी गैस को लिया जाता है और कौन सी गैस को छोड़ा जाता है और किस प्रक्रिया द्वारा बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन अपने शरीर के अंतर्गत आती है और CO2 अपने शरीर से बाहर जाती है, किस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न होती है, वो सारी की सारी अपन देखेंगे इसके अंतर्गत श्वसन तंत्र के अंतर्गत। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले फील यानी अध्यावरणीय तंत्र, दूसरा देखेंगे भोजन को ग्रहण करना यानी पाचन तंत्र, तीसरा अपन देखेंगे अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जी तंत्र, चौथा अपन देखेंगे कि विभिन्न पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिसंचरण तंत्र, उसके अलावा CO2 और O2 का आदान प्रदान कौन सा, श्वसन तंत्र। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंतर्गत अपन ये सारे सिस्टम डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जंतु विज्ञान की सेकेंड यूनिट की, जिसका नाम है मानव कार्य की सेकेंड या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड। ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड में अपन फिर से मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों या सिस्टम्स की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला सिस्टम अपन लेते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र को आगे कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको आगे कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। तंत्रिका तंत्र को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि आपने जब 10th पास आउट की थी तब आपके सामने 3 रास्ते थे, एक साइंस का, दूसरा कॉमर्स का और तीसरा आर्ट्स का। तो उसमें से आपने एक रास्ता चूज किया था, वो था साइंस का। ओके, जिसके कारण अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अगर आपने कोई दूसरा रास्ता चूज किया होता तो आज अपन जीव विज्ञान के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते। तो आपके शरीर में जो डिसीजन लेने का काम किया था उस समय, तो वो किसने किया था, मस्तिष्क ने। तो मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तो सोचने समझने का कार्य भी अपने ही तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अपने शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के किसी भाग के द्वारा ही। उसके अलावा अपने शरीर में होने वाले विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा भाग क्या क्या कार्य करता है और किस प्रकार कौन से अंग द्वारा प्रभावित होता है। ये था तंत्रिका तंत्र। दूसरी बात करेंगे अपन जिस तंत्र की, वो है संवेदी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। अपने शरीर में देखा जाए तो मेनली 5 सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। 5 कौन कौन से, सबसे पहली है त्वचा, फील, जो अपन ने पहले पढ़ा था अध्यावरणीय तंत्र। दूसरी बात करें जीभ, ठीक है, जीभ अपन ने पढ़ी कहाँ पर, पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे जब ये स्टार्ट करेंगे अपन। तीसरी बात करें नोज, ओके, यानी नाक। चौथी बात की जाए तो कान और पांचवी बात की जाए तो आंख। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन 2 सेंसरी ऑर्गन को डिटेल से पढ़ेंगे। 2 कौन कौन से, एक त्वचा जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में केवल 2 सेंसरी ऑर्गन देखेंगे, कौन से, आंख और कान। इसकी संरचना देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार ये अपना काम करते हैं। तो ये पूरा हो गया सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद देखते हैं कंकाल तंत्र। जैसे कि अभी मैं चल रहा हूं तो इसमें बोन्स का, मांसपेशियों का विशेष योगदान होता है और उनमें पाए जाने वाले जॉइंट या संधियों का भी विशेष योगदान होता है। तो इस कंकाल तंत्र के अंतर्गत अपन विभिन्न बोन्स, हड्डियों का अध्ययन करेंगे,
इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे कि अपने मस्तिष्क में कितनी बोन्स होती है, अपने फेस में कितनी बोन्स है, अपने हाथ में कितनी बोन्स है, अपने पैर में कितनी बोन्स होती हैं। ये सारा अध्ययन अपन कंकाल तंत्र के अंतर्गत करेंगे। तो ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर की बात की जाए तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे मानव का जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका बेसिक नॉलेज लेंगे अपन कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग योगदान करते हैं और मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग योगदान करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गए कौन सा 4 चैप्टर। इसके अलावा एक और चैप्टर अपन लेंगे इसके अंदर रासायनिक समन्वय। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन देखेंगे अपने शरीर में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इन हार्मोनों का क्या कार्य होते हैं और ये हार्मोन कौन से अंगों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा इसके अल्प स्रावण से कौन से रोग देखने को मिलते हैं और जब इनका स्रावण अधिक होता है तो भी कौन से रोग देखने को मिलते हैं। ये सारा अपन देखेंगे रासायनिक समन्वय के अंतर्गत। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड में अपन देखेंगे कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहले देखेंगे तंत्रिका तंत्र, दूसरा देखेंगे सेंसी ऑर्गन या संवेदी अंग, तीसरा देखेंगे अपन कंकाल तंत्र, चौथा मानव जनन तंत्र और पांचवा अपन देखेंगे कौन सा, पांचवा रासायनिक समन्वय। तो इस प्रकार ये कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड हो जाती है। चलिए बात करते हैं तीसरी यूनिट जिसका नाम है मानव भ्रूणिकी या ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंदर अपन देखेंगे कि नर में क्या जीवन भर युग्मकों का निर्माण होता है, क्या मादा में भी इसी प्रकार जिंदगी भर यानी जीवन भर अंडाणुओं का निर्माण होता है, मादा युग्मकों का निर्माण होता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं होता। इन संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत ही करेंगे। उसके अलावा बात करें तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं जिसे निषेचन कहा जाता है और निषेचन के द्वारा ही नई संतति का निर्माण होता है। तो निषेचन से लेकर नई संतति के निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रिया ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो इस एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत किया जाएगा। फिर आते हैं इसकी फोर्थ यूनिट जिसका नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी से आप समझ चुके होंगे कि जब भी नई संतति का निर्माण होता है तो नई संतति में 99% लक्षण माता और पिता यानी पैतृक से आते हैं। केवल 1 या 2% नए लक्षणों का उद्गम होता है। ये नए लक्षण क्यों आते हैं और इसका रीजन क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी अपन आनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आती है 5th यूनिट जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ की बात की जाए तो अपना शरीर होता है, अपने शरीर में एक निश्चित प्रतिरक्षा पाई जाती है। अब प्रतिरक्षा क्या होती है, कोई भी रोगाणु या रोग कारक अपने शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को अपन प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक तो इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे, एक पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, उसके बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका उपचार क्या हो सकता है, इन सब की जानकारी भी इसी यूनिट के अंतर्गत देखेंगे। उसके अतिरिक्त जो चिकित्सा साधन उपयोग में लिए जाते हैं उनका बेसिक नॉलेज भी इसी यूनिट के अंतर्गत अपन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये कंप्लीट जूलॉजी की 5 यूनिट थी जिसके बारे में अपन ने कंप्लीट नॉलेज ली। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 12th बायोलॉजी की बुक के अंदर टोटल कितनी यूनिट आती हैं, कितनी बॉटनी की है, कितनी जूलॉजी की है और किस यूनिट के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ये सारा का सारा बायोलॉजी की बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो आपको समझनी पड़ेगी। यानी एक तरीके से कहे तो ये कंप्लीट 12th का इंट्रोडक्शन था। अब प्रत्येक चैप्टर को अपन अलग से लेंगे और उसको डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक बार फिर से, जो मैंने आपको पहले बताया था, सक्सेस के 3 मूल मंत्र। 3 मूल मंत्र कौन से बताए थे? पहला बताया था मैंने गोल, दूसरा प्लान और तीसरा वर्क। अभी 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा गोल मैंने सेट किया है, वो है बायोलॉजी के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। ओके, ये जो सेट है तो ये प्रत्येक स्टूडेंट के नर्वस सिस्टम में फिट हो गया होगा कि मेरे बायोलॉजी के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट इस गोल को अपनी लाइफ में सेट कर देगा। यानी बात समझे तो प्रत्येक स्टूडेंट गोल सेट कर देता है अपने लाइफ के अंदर, लेकिन देखा जाए तो केवल 0.1% स्टूडेंट ही उस गोल को अचीव कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मैंने 3 रिक्वायरमेंट बताई हैं सक्सेस की, उनमें से केवल एक रिक्वायरमेंट ही अधिकांश स्टूडेंट पूर्ण कर पाते हैं। बाकी दोनों रिक्वायरमेंट 0.1% स्टूडेंट ही पूर्ण कर पाते हैं। इसी कारण ये गोल केवल 0.1% स्टूडेंट ही अचीव कर पाते हैं। ओके, तो ये बात हुई गोल की। अब प्लान की बात करें, गोल तो 100% स्टूडेंट ने अपने लाइफ में सेट किया है, लेकिन उस गोल को प्राप्त करने के लिए या अचीव करने के लिए केवल 50% स्टूडेंट ही प्लान बना पाते हैं। अब प्लान तक तो 50% स्टूडेंट ही बचे, ठीक है ना। 50% स्टूडेंट ने अपने लाइफ के अंदर गोल कैसे अचीव करना है इसका प्लान बनाया। तो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको गोल अचीव कैसे करवाएंगे, इसके लिए भी हमने एक छोटा सा प्लान बनाया। तो उसके अंदर, प्लान के अंदर हम क्या करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी मैंने जितनी भी बायोलॉजी की यूनिट के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया, उन सभी यूनिट को अलग अलग करके अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लान नंबर 1, सभी यूनिट्स की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा प्लान के अंतर्गत आता है वो है कि आपको सभी यूनिट्स के नोट्स भी होने आवश्यक हैं। उसके लिए आप किसी भी बुक्स का सहारा ले सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है आपके पास बुक्स भी, तो आप हमारे से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जुड़ना पड़ेगा, और जिसको भी जिस चैप्टर के नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम उस ग्रुप के अंदर उस चैप्टर के नोट्स की PDF फाइल भेज देंगे, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और उस नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने गोल के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट आती है अपने पास कि अपन को कांच दिखाने वाला एक माध्यम भी होना चाहिए, और खुद को ये भी पता चलना चाहिए कि अपन गोल के पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, यानी अपन कितने दूध में और कितने पानी में हैं। तो उसके लिए एक ही माध्यम है, वो है टेस्ट। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही टेस्ट लेंगे, एक फिक्स टाइम पर टेस्ट पेपर भेजेंगे। आपको फिक्स टाइम पर अपने आंसर की पिक खींच के ग्रुप के अंदर भेजनी है, हम उसको चेक करके वापस आपको भेजेंगे। तो इसी माध्यम से हम टेस्ट भी जनरेट करवाएंगे। चलिए, ये बात होगी किसकी, गोल और प्लान की। अब बात करते हैं वर्क की। सक्सेस की मूल मंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्क ही होता है, क्योंकि गोल और प्लान हो सकता है 50% स्टूडेंट बना भी ले, लेकिन वर्क करके ही आप गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं प्लान के बिना भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उनको उससे भी ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता होगी। तो वर्क तो बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा। किसी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप बिना वर्क किए गोल को अचीव कर सके। बिना प्लान के आप गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन बिना वर्क किए गोल को कभी अचीव नहीं किया जा सकता है। यही रीज़न होता है कि 100% में से केवल 0.1%
स्टूडेंट ही अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इतने परसेंट स्टूडेंट ही अपने में जितना दम होता है वो दम लगा सकते हैं। तो अब किस प्रकार करना है आपको वर्क, जिसके माध्यम से आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो वर्क की बात करें तो सबसे पहले जितनी भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी किसी भी माध्यम से या किसी भी टीचर से, तो आपको उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और सारी चीज़ों को समझना है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे बोलते हैं कि रटने का सब्जेक्ट होता है, लेकिन इतनी बड़ी बुक्स को आप केवल रट के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि रट के आप दूसरे दिन ही कहीं न कहीं फंस जाओगे। इसीलिए पहली बात अपने दिमाग में एक फिट कर देना कि मेरे को चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है, और समझ लिए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फंसोगे नहीं। दूसरा आता है स्मार्ट स्टडी। अब ये होती क्या है स्मार्ट स्टडी, तो दो एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा है जो एक टॉपिक पढ़ रहा है, उसको उस टॉपिक को पढ़ने में 4 घंटे लग रहे हैं, और दूसरा बंदा है उसको उसी टॉपिक को पढ़ने में 1 आवर लग रहा है, और जब उनसे पूछे जाते हैं टॉपिक तो दोनों के आंसर सही होते हैं और दोनों में नॉलेज भी इक्वल होता है। तो स्मार्ट स्टडी किसको बोल रहे हैं, जो 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा है, और एक बंदा जो 4 ओवर में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा है। तो इनमें स्मार्ट स्टूडेंट्स वही हुआ जो 1 ओवर में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो एक किस प्रकार होगी स्मार्ट स्टडी, किस प्रकार आप अपनी स्मार्ट स्टडी को और बढ़ा सकते हैं, ये अपन जब भी टाइम मिलेगा वीडियो के बीच में बताते चलेंगे। उसके अलावा तीसरा पॉइंट एक्सीलेंट राइटिंग वर्क। एक्सीलेंट राइटिंग वर्क क्या नॉलेज पे बेस्ड होता है क्या, बिना एक्सीलेंट राइटिंग वर्क के अपन 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। लेकिन अपने यहाँ पर जो पेपर होगा कैसा होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड। थ्योरेटिकल में आपके लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मेजर करेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला एक बंदा होगा, और बंदा होगा तो उसके पास ब्रेन होगा, और ब्रेन होगा तो उसके पास फिलिंग सेंटर होगा, और फिलिंग सेंटर होगा तो अपन उसको किसी भी प्रकार से अटैक कर सकते हैं, और जब भी वो अटैक होगा तो 1-2 नंबर का बेनिफिट सामने वाले को होगा। तो लिखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मेजर करता है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका नॉलेज भी चेक होता है और आपके लिखने का तरीका भी चेक होता है। बाकी आप देखोगे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट में कभी भी 100 वाले स्टूडेंट 1 या 2 दिखेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनको नॉलेज तो होता है लेकिन लिखने का तरीका उनको पता नहीं होता। तो लिखने का तरीका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर करेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये 3 पॉइंट हो गए जिसके द्वारा आप अपने सक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मैंने बोला था व्हाट्सएप ग्रुप की। तो ये दोनों नंबर हैं जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जितने भी चैप्टर होंगे उसके नोट्स आपको मिल सकते हैं, टेस्ट भी जनरेट करवाए जाएंगे, और आपके लिखने के तरीके में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वो केवल एक ही माध्यम होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर आप अपने स्टडी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये इंस्टा अकाउंट भी है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, तथा वहाँ पर भी आप नोट्स, टेस्ट और जितनी भी फैसिलिटी है वहाँ पर भी हम अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो ये कंप्लीट बात होगी बायोलॉजी की। अब आगे की प्लानिंग बता देता हूँ क्या होगी और कैसे करेंगे। कल से आपके साथ आवर्त बीजी पादपों में जनन वाला चैप्टर लेके जुड़ेंगे शहजाद सर, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है एक बार मेरा थोड़ा या फेस देख के आप पक गए होंगे, तो एक नया फेस आपके सामने लाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ जुड़िएगा आप 3-4 दिन, फिर उसके बाद वो 3-4 दिन अपना चैप्टर पूरा करेंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर लेके मैं आऊँगा, कौन सा, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का पहला चैप्टर अद्यावरणी तंत्र। तो पहले सिस्टम्स की बात करेंगे हम, ओके, और उस तरफ चलेगी कौन सी, आवर्तबीजी पादपों की बात। तो इस प्रकार दोनों चैप्टर, दोनों यूनिट चलेगी, एक तरफ आवर्तबीजी पादपों में जनन और दूसरी तरफ चलेगी
ह्यूमन फिजियोलॉजी या मनुष्य के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी प्लानिंग रहेगी अभी तक की। ठीक है ना, फिर आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर चेंज करेंगे, तो आपको पहले ही बता देंगे कि ये चैप्टर वो पढ़ाएंगे और मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर होंगे हम टेस्ट का भी आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कब होगा टेस्ट और क्या टाइमिंग होगा। ओके, अब बात करते हैं हमारी वीडियो की थोड़ी सी। हो सकता है हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, इसका एक ही रीज़न है कि हम भी स्टूडेंट्स से तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट इसके अंदर नहीं कर सकते पैसे। ठीक है, बाकी जो भी टीचर अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो उनकी वीडियो इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि उनके पास एडिटिंग सिस्टम के लिए भी आदमी रखे हुए होते हैं, जो एक आदमी वीडियो बनाएगा, दूसरा एडिटिंग करेगा, तीसरा पास करेगा, ऐसा सिस्टम होता है उनका। लेकिन हमारे पास हम मोबाइल लेते हैं, स्टैंड पे लगाया और हम यहाँ बोलते हैं और वीडियो शूट करके चढ़ा देते हैं, ये प्रोसेस होता है हमारा। तो इसीलिए हमारी वीडियो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होगी, लेकिन इतना प्रॉमिस है कि उनसे कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका बेनिफिट आपको आपके रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा गलती भी हो, तो हम चाहते हैं कि आप जितनी भी गलती हो हमसे वो सारी गलती हमें कमेंट में लिखें। पॉजिटिव बात नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जितने भी नेगेटिव पॉइंट है हमारे वीडियो के अंदर वो सारे नेगेटिव पॉइंट आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उन नेगेटिव पॉइंट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और आपके सामने उससे भी बेटर वीडियो या कंटेंट अवेलेबल करवा सके।